फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्यारा सा परिवार दिखाया जाता है जो अपने बेटे बेन का बर्थडे मनाने कैरेबियन सी पर आया है। माहौल एकदम खुशियों से भरा था। जूलियन यानी बेन की माँ समंदर में तैरने कूद जाती है, वहीं बेन और टॉम मछली पकड़ने में बिजी थे। अचानक जूलियन को महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ बहुत बड़ा घूम रहा है। वो रुककर देखती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर तभी अचानक कोई उसे गहराई में खींच लेता है। यॉट के अलार्म सिस्टम पर भी वार्निंग लाइट जलती है, मगर टॉम और बेन मछली में इतने डूबे थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब जूलियन डूबते हुए बार बार टॉम को पुकारती है, पर आवाज समंदर के शोर में खो जाती है। उसे लगता है जैसे पानी उल्टा बहने लगा है, सब कुछ अजीब हो गया है। फिर टॉम की नजर अचानक दूर जाती हुई जूलियन पर पड़ती है। वो तुरंत कूद जाता है उसे बचाने के लिए। बेन इंजन स्टार्ट करके उन्हें करीब लाने में मदद करता है। टॉम किसी तरह जूलियन को बचा लेता है और सब उसे यॉट पर खींच लेते हैं। बचने के बाद टॉम थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मैंने कहा था जो भी तैरेगा कोई ना कोई नजर रखेगा, तो फिर ध्यान कौन दे रहा था। थोड़ा झगड़ा होता है, फिर सब शांत होकर बेन का बर्थडे मनाने लगते हैं। रात का माहौल फिर से हल्का और हंसी मजाक वाला हो जाता है। तभी कैसी यानी बेन की बहन के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो बताता है कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और माँ बाप को बताने दौड़ पड़ती है। सब लोग मिलकर सेफ्टी चेक करने लगते हैं, पर तभी देखते हैं वेल्स और शार्क्स उनकी यॉट के नीचे टकरा रही हैं। टॉम बताता है कि ये जानवर तूफान से पहले अक्सर ऐसे बर्ताव करते हैं, मतलब अब स्टॉर्म आने वाला था और उसके पहले उन्हें इन शार्क्स से निपटना था। तभी एक जोरदार झटका यॉट को लगता है। टॉम नीचे उतरकर चेक करता है। यॉट के नीचे एक गहरा डेंट पड़ा है जो साफ बताता है कि किसी शार्क ने टक्कर मारी है। वो ऊपर आता है पर बुरी तरह जख्मी हो चुका है। जूलियन तुरंत उसका इलाज करती है। टॉम सबको बताता है कि अब यॉट आगे नहीं बढ़ सकती। सिग्नल बंद है, रेडियो भी काम नहीं कर रहा। खाने पीने का सामान बस 4 दिन का बचा है। फिर भी टॉम थोड़ा हिम्मत दिखाता है। वो कहता है, घबराओ मत, हम शिपिंग रूट पर हैं, यहाँ से अक्सर जहाज गुजरते हैं। थोड़ी उम्मीद तो बाकी थी, लेकिन समंदर अभी कुछ और दिखाने वाला था। बातें चल ही रही थी कि तभी बाहर से जोर का धमाका सुनाई देता है। सब भागते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक उल्का यानी मीटेराइट जमीन पर गिरने वाली है। टॉम जल्दी से यॉट का इंजन चालू करता है ताकि किसी तरह बच सके। वो जानता था इंजन उड़ जाएगा, पर जान बचाना जरूरी था। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, धड़ाम, इंजन जलकर खराब हो जाता है और दूर आसमान में एक और उल्का सीधी उनकी ओर बढ़ती दिखती है। अब कुछ और करने का वक्त नहीं था। सब लोग यॉट के नीचे वाले हिस्से में भागते हैं और लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो हैरानी की बात, सब जिंदा हैं। जख्मी तो हैं पर जिंदा। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यॉट में इतना बड़ा छेद होने के बावजूद अंदर पानी नहीं आया था। टॉम और बेन बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यॉट किसी चट्टानी जगह पर फंसी है। आसपास अब पानी नहीं, सिर्फ मिट्टी के पहाड़। जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। टॉम कंपास निकालकर दिशा देखता है और समझ जाता है धरती के पोल्स बदल गए हैं। जहां पहले नॉर्थ पोल था, अब साउथ पोल है, और जहां समंदर था वहां अब कीचड़ भरे पहाड़। मतलब पूरी धरती उलट पुलट हो गई है। टॉम सोच में पड़ जाता है कि इतने बड़े हादसे में शायद इंसानियत ही खत्म हो गई है। ये सुनकर जेसिका इतने सदमे में चली जाती है कि कमरे में बंद होकर किसी से बात तक नहीं करती। जूलियन बचा हुआ खाना इकट्ठा करती है। वहीं बेन अपने बर्थडे के गुब्बारे आसमान में उड़ाता है, उम्मीद में कि कोई जिंदा इंसान देख ले और उनकी मदद को आए। इधर टॉम रेडियो से किसी से बात करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जवाब आएगा, पर चमत्कार हुआ। जवाब मिला एक कैप्टन से जो एक छोटे सबमरीन में था। कैप्टन बताता है कि धरती के पोल्स बदल गए हैं, लेकिन करीब 1 हफ्ते में सब वापस अपनी जगह आ जाएगा। पर जब समंदर लौटेगा तो उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए वो सलाह देता है कि टॉम किसी सुरक्षित छायादार जगह पे चला जाए। जूलियन फौरन बच्चों को पैकिंग करने को कहती है और टॉम विनती करता है कि क्या हम अपने बच्चों को अपने सबमरीन में ले जा सकते हो। कैप्टन चाहता तो था, पर उसका सबमरीन बहुत छोटा था। वो कहता है कि मैं बस एक को जगह दे सकता हूँ। टॉम गिड़गिड़ाकर कहता है, दोनों बच्चों को रख लो, मैं जो कहो वो कर दूंगा। कैप्टन आखिर मान जाता है। टॉम लोकेशन नोट करता है और कहता है, बस 2 दिन में हम वहां पहुंच जाएंगे, यानी समंदर लौटने से पहले बच्चों को सुरक्षित भेज देंगे। अगली सुबह सब सफर के लिए तैयार होते हैं।
टॉम दूर देखता है कि एक अजनबी आदमी अपने कुत्ते के साथ चल रहा है। वो घायल लगता है तो टॉम मदद के लिए पानी देता है, मगर जैसे ही वो पानी पीता है वो अचानक टॉम पर हमला कर देता है। जूलियन दूर से ये सब देखती है। वो भागती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टॉम उस हमले में मारा जाता है। जूलियन बच्चों को बचाने के लिए भागकर यॉट के अंदर जाती है, उन्हें क्लोजेट जैसे केबिन में छिपा देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन देती है। सिर्फ जरूरत पड़े तो चलाना, समझी, वो कहती है। तभी वो कातिल उनके कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जूलियन जान बचाने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है। कातिल यॉट के अंदर घूमकर खाने की चीजें ढूंढता है। लगता था कई दिनों से भूखा था। जैसे ही वो फिर जूलियन को ढूंढने निकलता है उसे आवाज आती है, मगर वहां कोई नहीं था। असल में जूलियन नाव के नीचे के हिस्से से बाहर निकल चुकी थी, मगर किस्मत ने फिर धोखा दिया। कुत्ते ने उसे देख लिया और भौंकने लगा। उसे चुप कराने के लिए जूलियन उसे मार देती है और खुद नाव के नीचे छिप जाती है। कातिल कुछ देर तक ढूंढता है, फिर अपने कुत्ते की लाश देखकर समझ जाता है कि जूलियन बाहर है। वो यॉट से उतरकर उसे पकड़ने निकलता है। जूलियन उस मौके का फायदा उठाती है और पीछे के टूटे शीशे से अंदर आ जाती है, मगर फिर भी उसकी बदकिस्मती। कातिल लौट आता है और उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ मरोड़ता है, गला दबाने लगता है। जूलियन भी पूरी ताकत से लड़ती है। तभी कैसी, जो सब कुछ केबिन से देख रही होती है, वो सोचती है कि बस अब यही सही वक्त है और वो फ्लेयर गन चला देती है। धड़ाम! गोली से उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी यॉट में आग लग गई। अब जान बचाने के लिए जूलियन ने जल्दी से दोनों बच्चों को उठाया और जलती हुई यॉट से कूद पड़ी। जैसे ही बाहर आई वो कातिल फिर से उस पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार जूलियन ने पैर से उसे जोर की लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। बाहर आकर कैसी और बेन अपने पिता का शव देखकर रोने लगे। बेन खुद को दोष देने लगा, अगर मैंने वो रंग बिरंगे गुब्बारे नहीं उड़ाए होते तो शायद वो आदमी हमें ढूंढ ही नहीं पाता। जूलियन भी अपने पति के पास बैठी आंसू रोक नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा वो कातिल जलती हुई यॉट से बाहर आ गया है। अब यहाँ रुकना बेवकूफी थी। वो बच्चों को लेकर वहां से भाग पड़ी। भागते भागते तीनों थक चुके थे तो एक पहाड़ी के पीछे रुककर सांस ली। उसे लगा शायद कातिल अब पीछे रह गया होगा, पर किस्मत फिर धोखा दे गई। वो अब भी पीछे था। बेन रो रहा था। कैसी ने उसे थोड़ा पानी दिया, मगर बेन ने मुंह मोड़ लिया, बस चुपचाप बैठा रहा। तभी जूलियन ने पीछे देखा, वो आदमी अब भी पीछा कर रहा था। तीनों फिर भागने लगे। थक चुके थे पर रुकने की हिम्मत नहीं थी। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंचे जहां का पानी जहरीला था। जूलियन ने बच्चों को सावधान किया, पास मत जाना, पर थोड़ी देर बाद बेन की हालत बिगड़ने लगी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। जूलियन के पास बस आखिरी बूंद पानी बचा था, जो उसने बेन को पिला दिया, मगर अब कुछ फायदा नहीं हुआ। कैसी टूट चुकी थी। वो कहती है, माँ अब शायद हम नहीं बचेंगे, पर जूलियन ने उसे डांटा, ऐसा मत सोचो, हम जरूर बचेंगे। फिर तीनों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पुराना क्रैश हुआ प्लेन दिखा। शायद सालों पहले समंदर में गिरा था। वो उसमें छिप गए और रात वहीं गुजारी। जूलियन को वहां अपना फैमिली फोटो मिलता है जो कल रात खींचा था। उसे देखकर सब टॉम को याद करते हैं। आंसू थमते नहीं। रात गहरी हो गई थी, बच्चे सो गए, पर जूलियन बेचैन थी। बाहर निकली और देखा अंधेरे में भी कातिल उसका पीछा कर रहा था। वो लेटकर सोने का नाटक करती है। जैसे ही वो आदमी पास आता है वो उठकर उस पर टूट पड़ती है और चाकू से उसे खत्म कर देती है। आखिरकार ये खतरा टल गया। वो चैन की नींद सो जाती है। सुबह जब आंख खुलती है वो देखती है कि कातिल का शरीर बुरी हालत में पड़ा है। उसे एहसास होता है कि अब ये समंदर का इलाका भी खतरनाक हो गया है। अब उन्हें किसी भी हालत में उस कैप्टन के सबमरीन तक पहुंचना था। जूलियन मैप देखकर रास्ता समझ रही होती है। तभी बेन प्यास के मारे पास के तालाब में पानी पीने चला जाता है। जूलियन चिल्लाती है, रुको, वो पानी जहरीला है, पर बेन उसकी बात नहीं सुनता। वो पानी पी लेता है और बीमार पड़ जाता है। जूलियन और कैसी एक छोटी सी झोपड़ी जैसी शेल्टर बना लेते हैं ताकि बेन को आराम मिले, पर तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जूलियन बाहर जाती है और देखती है सैकड़ों केकड़े उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तीनों भागने लगते हैं और दूर उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखता है जहां बहुत सारे कंटेनर रखे थे। कुछ लोग उन कंटेनर्स में छिपे हुए थे। जब उन्होंने जूलियन और बच्चों को देखा तो डरकर खुद को कंटेनर के अंदर बंद कर लिया। जूलियन मदद के लिए दरवाजा पीटती रहती है, कृपया खोलो, पर कोई नहीं खोलता। अब केकड़ों का झुंड उनके पीछे पहुंच चुका था। बेन और कैसी कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। जूलियन भी ऊपर चढ़ती है, लेकिन तभी एक केकड़ा उसे काट लेता है। वो पैर से झटक कर ऊपर आ जाती है, स्कार्फ से पैर बांधती है और बेहोश हो जाती है।
नीचे केकड़े कंटेनर फाड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर के लोग उन पर हथियार चलाते हैं, कुछ बचते हैं, ज्यादातर मारे जाते हैं। सुबह जब जूलियन को होश आता है, वो देखती है कि बच्चे गायब हैं। वो डर के मारे रोने लगती है, पर थोड़ी देर बाद कैसी और बेन लौटते हैं खाने और हथियारों के साथ। जूलियन की जान में जान आ जाती है। अब वो अपना जख्म साफ करती है और बेन अपने हथियार देखने लगता है। तभी जूलियन रेडियो उठाती है। अब वक्त था कैप्टन से संपर्क करने का। कैप्टन रेडियो पर बताता है कि समंदर के जीवों ने उस पर भी हमला किया था। वो बुरी तरह घायल था और अब किसी की मदद नहीं कर सकता था। वो जूलियन को बताता है समंदर जल्द अपनी जगह लौटने वाला है, इसीलिए ये सारी मछलियां और समुद्री जीव फिर से उभर आए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कैप्टन को याद ही नहीं था कि उसका सबमरीन किस दिशा में है, क्योंकि उसका नक्शा इस हड़कंप में खो गया था। तो उसने आसमान में फ्लेयर गन दागी। बेन ने उस रोशनी की दिशा देख ली और सब तुरंत उसी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें पीला सा छोटा सबमरीन नजर आया, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच में जहरीले कीचड़ और कचरे का इलाका था, जहां से गुजरना जानलेवा साबित हो सकता था। थकान और डर से कैसी अब जूलियन पर चिल्लाने लगती है, आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया? दोनों में बहस हो जाती है, पर जूलियन सख्ती से उसे डांटती है और कहती है, अब बस, अगर जीना है तो आगे बढ़ो। चलते चलते रास्ते में पहाड़ की मिट्टी फिसलने लगती है और जूलियन, जो सबसे पीछे थी, फिसलकर एक बड़े पत्थर पर जा गिरती है। वो वहीं फंस जाती है, हिल भी नहीं पाती। कैसी उसे छोड़ना नहीं चाहती, पर जूलियन कसम खिलाती है, बेन को बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। आंसू पोंछते हुए कैसी और बेन आगे बढ़ते हैं। सबमरीन तक पहुंचते ही दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई जवाब नहीं। तभी पीछे से कैप्टन आता है, खून से लथपथ और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। वो कहता है, अब मेरे बचने के चांस नहीं हैं। सबमरीन में बस 3 लोग बैठ सकते हैं। कैसी पीछे देखती है, उसकी मां अब भी वहां फंसी है। उधर जूलियन अपने पास आते बड़े बड़े केकड़ों को बंदूक से रोक रही होती है। उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसी बीच कैसी भागकर उसके पास पहुंचती है, उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचती है। आखिर जूलियन किसी तरह वहां से निकल आती है। दोनों भागते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं और तुरंत अंदर जाकर सीट बेल्ट बांध लेते हैं। उसी वक्त समंदर की विशाल लहरें उनकी ओर बढ़ती हैं। एक जबरदस्त टक्कर होती है और सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जूलियन को होश आता है। वो देखती है कि सबमरीन तब पानी में नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी तबाह शहर में अटकी हुई है। आसपास सन्नाटा है, कोई जिंदा नहीं। वो हल्के आंसुओं के साथ चारों तरफ देखती है और आवाज आती है, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बस ठहर गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।